Brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद के बीच है। फरीदाबाद आप सबको पता है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जाता है। और इसी शहर में वो घटना हुई है जिसका अब मैं आप सबके सामने जिक्र करने वाला हूं, जिसके बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं। असल में फरीदाबाद में एक शख्स रहा करता था, नौजवान लड़का, अरुण नाम था उसका, अरुण कुमार। और वो जो है एक बिजनेसमैन फैमिली का बेटा था, मतलब पिता के कपड़ों की दुकान थी और पिता के बाद वारिस के तौर पर वो कपड़े का कारोबार संभालता था। जब शादी की उम्र हुई तो घर वालों ने तय किया कि बेटे की शादी करनी है और रिश्ते की तलाश शुरू हुई। जब शुरू हुई तो उनको किसी कनेक्शन से उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में एक लड़की का पता चला। ये फिरोज़ाबाद शहर के खेड़ा मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था तन्नू राजपूत। तन्नू जो है एक बिल्कुल सीधी सादी लड़की थी और घर में ही रही। बहुत ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर उसके जीवन में नहीं था, मतलब कहीं बाहर गई हो, पढ़ी हो, कोई बहुत हायर स्टडी की हो, ये सब नहीं था। वो क्लास 10th तक पढ़ी हुई थी। तो अरुण कुमार और उनके परिवार के लोगों को भी एक ऐसी ही घरेलू लड़की चाहिए थी जो हाउसवाइफ की भूमिका निभा सके। दोनों परिवारों के बीच में बातचीत हुई, कुछ मेडिएटर थे बीच में, जैसा कि तकरीबन हर मामले में होता है, और अरुण और तन्नू की शादी तय हो गई। इसके बाद शादी हुई 19 मार्च 2023 को। धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवारों ने अपनी अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे अपने बच्चों के लिए उन्होंने किया। सैकड़ों लोग आए, बधाइयाँ दी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद तन्नू और अरुण में अक्सर विवाद रहने लगा। तन्नू और अरुण में तो तन्नू जो है उसकी बात बात पर अपने पति अरुण से लड़ाई होती थी और कई बार ऐसा भी मौका आता था जब ससुराल के बाकी लोगों के साथ भी तन्नू की लड़ाई होती थी और अरुण जो है अपने घर वालों का, यानी अपने मम्मी पापा, भाई बहन, इन लोगों का साथ दिया करता था। तो देखा जाए तो तन्नू अपने ससुराल में एक तरह से अलग थलग पड़ने लगी थी। कम से कम तन्नू का यही कहना था। बात जब बढ़ती है तो आपको पता है कि फिर बढ़ती ही जाती है, बेवजह की बातें और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो बात दहेज की भी होने लगी थी और अब अरुण और उसके घर के लोग तन्नू को अक्सर दहेज के लिए ताना दिया करते थे, जली कटी बातें कहा करते थे और तन्नू से ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होता था। अपने माता पिता, अपने पीहर, अपने घर वालों के बारे में किसी के लिए भी सुनना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो तन्नू को ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि वो एक नए घर में आई थी और जहाँ सारे लोग एक तरफ थे और तन्नू अकेली थी, तो उसको एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कई बार तन्नू और ससुराल वालों के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हुई और जब जब लड़ाई होती थी तन्नू घर छोड़कर चली जाती थी और सीधे चली जाती थी अपने घर फिरोज़ाबाद। ये साल में 4-5 बार ऐसा हो ही जाता था और ये एक कॉमन प्रैक्टिस सा बन चुका था। दोनों परिवारों के लोग ये जानते थे कि तन्नू की लड़ाई हो गई है तो वो वापस चली आई है। फिर समझा बुझा कर, मना कर पीहर वाले भी भेजते थे और इधर से अरुण भी जाता था, लेकर आता था। तो ये सिलसिला चलता रहता था। तो कुल मिलाकर इनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत खुशहाल, बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इतनी आसानी से हमारे समाज में अलगाव या तलाक भी तो नहीं होता। लोग कोशिश करते हैं निभाने की। आपको पता है कि अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, पति पत्नी लड़ भी रहे हों, तो भी अदालत जाने पर जो है वो फ़ौरन उन लोगों को तलाक नहीं मिलता, बल्कि उनको एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इसके बाद समझाने बुझाने का सिलसिला चलता है, काउंसलिंग चलता है। तो इनके जीवन में भी जो है बात कई बार तलाक तक उठी, लेकिन तलाक तो हुआ नहीं। हालांकि कोर्ट तक गए थे या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े में इस तरह की बातें उठी थी। बहरहाल अब हुआ ये कि इस साल 2025 में
23 अप्रैल को, यानी आज से तकरीबन 2 महीने पहले, तनु जो है अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर फिर कहीं गायब हो गई। ससुराल वालों को पूरा पता था कि भाई घर से निकली है तो ये ज़रूर मायके जाएगी। ससुराल वालों ने मायके वालों को फ़ोन कर दिया और कहा कि देखिए जी, आपकी बेटी आज फिर से लड़ाई झगड़ा करके घर से निकल गई है। मायके वाले इंतज़ार करते रहे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो अगर बेटी निकली है तो आएगी, लेकिन 23 तारीख का दिन गुजर गया, वो तनु नहीं आई। फ़ोन करते रहे मायके वाले, फ़ोन तनु का स्विच ऑफ आ रहा था, वो बेचैन हो गए। फिर 24 तारीख का दिन आया, इंतज़ार चलता रहा, लगातार तन्नू को लोकेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। ससुराल वालों से बात की तो ससुराल वालों ने कहा कि हमने तो आपको बता दिया था कि ये 23 को ही चली गई है, क्या अभी तक पहुंची नहीं? वो भी बहुत हैरान हुए। तो दोनों परिवार जो है एक दूसरे से बात करते रहे, तन्नू को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन तन्नू का कोई भी अता पता नहीं था। इस बीच चूँकि लास्ट लोकेशन जाहिर सी बात है ससुराल में ही थी, फरीदाबाद में, तो फिरोज़ाबाद से तन्नू के घर के लोग अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसके ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने के बाद उन्होंने आमने सामने बातचीत की, गिले शिकवे तमाम बातें हुई, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद भी उन्होंने ये देखा, रियलाइज़ किया कि तन्नू वाकई नहीं है और ससुराल वालों को पता भी नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले जो है वो बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ था और फिर वो गुस्से में अपना सामान वगैरह लेकर निकल गई थी हमेशा की तरह। और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया तन्नू का, जिसमें तन्नू गुस्से में ये कह रही थी कि आपसे अब मेरा निभ नहीं रहा, अक्सर हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, चली जाऊँगी। और उस वीडियो में तन्नू जो है ससुराल वालों से शिकायतें करते हुए घर छोड़ने की बात कह रही थी। तो जब तन्नू के मायके वालों ने ये वीडियो देखा तो उन्हें भी समझ में आया कि अरे हाँ, ये तो वाकई वीडियो में भी कह रही है ऐसी बात। खैर, जो घर के लोग हैं, मतलब पीहर वाले, वो फरीदाबाद पुलिस के पास गए और फरीदाबाद पुलिस की डीसीपी सेंट्रल हैं उषा जी, उषा से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके डीसीपी से उन्होंने फरियाद की कि देखिए, हमारी बेटी की शादी यहाँ फरीदाबाद में हुई थी, हम फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं और बेटी जो है वो 23 अप्रैल से गायब, हम काफ़ी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और हमारे पास एक वीडियो भी उनके ससुराल वालों ने दिया जिसमें हमारी बेटी घर छोड़कर जाने की बात कह रही है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो पुलिस ने वो वीडियो भी देखा, लेकिन जिस तरह का ये पूरा सीक्वेंस था उससे यही लग रहा था कि लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर कहीं चली गई है। एक वीडियो एविडेंस भी था अलबत्ता, तो इसीलिए पुलिस जो है अपने तौर पर ढूंढती रही और घर वालों से भी कहा कि अगर आप लोगों को पता चलता है तो बताइएगा। लेकिन वक्त गुजरता रहा और तन्नू का कोई भी पता नहीं चला। इसके बाद अप्रैल से लेकर जो है मई का महीना आ गया और अब जून का महीना चल रहा है। तन्नू के बारे में कोई सुराग, कोई जानकारी इतने दिनों में पुलिस को नहीं मिल पाई। हारकर पुलिस ने तय किया कि वो थोड़ा एक्टिव तरीके से, क्योंकि अब ये गुमशुदगी का मामला नहीं लग रहा था, जिस तरह से नंबर स्विच ऑफ हो चुका था और तकरीबन 2 महीने होने को थे और तन्नू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस को भी शक होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तन्नू के साथ कोई साजिश हुई हो, ऐसा ना हो कि वो गायब ना हुई हो बल्कि गायब कर दी गई हो। तो ऐसे में पुलिस ने इस मामले में अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और पुलिस पहुंची फरीदाबाद के पल्ला रोशन नगर के उस मोहल्ले में, उस घर में जहां तन्नू का ससुराल था। पुलिस ने वहां जाकर सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से मुआयना किया और पुलिस ने देखा कि ऐसे तो पूरा घर जो है उनका पहले से बना हुआ है, पुराना है, लेकिन घर के सामने, बिल्कुल मेन गेट के सामने कुछ सीमेंट वगैरह किया हुआ है, नए तरीके से सीढ़ी बनाई हुई है, सामने एक सड़क पर जो है एक सीमेंट का चबूतरा सा बना हुआ है। ये सारी चीज़ें पुलिस ने नोटिस की और पुलिस को देखकर ये जिज्ञासा भी हुई कि भाई ये मरम्मत या ये सीमेंट वगैरह आपने क्यों कराया, क्या मामला है। तो पता चला कि यहाँ जो है कुछ सीवर का टैंक वगैरह बिछाना था, जिसकी वजह से ये खुदाई वगैरह की गई थी। इस बीच जब तन्नू के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो तन्नू के घर वालों से पूछा कि अच्छा, आप लोग अपनी बेटी के ससुराल तो गए थे, आप लोगों को कोई अनयूजुअल या अजीब सी चीज़ नज़र आई? तो उन्होंने कहा देखिए, अनयूजुअल या अजीब तो नहीं, लेकिन उनके घर के सामने जो है उन्होंने नए सिरे से सीढ़ी वीढ़ी बनवाई थी और फिर सीमेंट से चिनाई की थी। हमें समझ में नहीं आया कि अचानक एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का काम कराने की ज़रूरत क्या थी, जबकि सीढ़ी वगैरह उनके घर की बिल्कुल सही थी, जो हमें याद है पहले से। तो ये बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस का माथा ठनका। असल में पुलिस ने भी यही चीज़ नोटिस किया था कि घर के सामने कुछ रिसेंटली कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है।
इस तरह के अनगिनत मामले इस देश में और दुनिया में होते हैं जब किसी का कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद लाश को ज़मीन में गाड़कर या फिर किसी सीवर टैंक में डालकर ऊपर से उसकी चिनाई कर दी जाती है। ऐसे अनगिनत मामले होते हैं। आपको याद होगा एक छत्तीसगढ़ में पत्रकार थे जिनकी हत्या हुई थी और उनकी हत्या करने के बाद उनके शव को भी एक सीवर टैंक के अंदर डालकर ऊपर से चिनाई कर दिया गया था। तो पुलिस को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी सीवर टैंक के बहाने कहीं कोई लाश दफन कर दी गई हो। लेकिन अब घर वालों से, ससुराल वालों से अगर पुलिस सीधे पूछती तो जाहिर है ससुराल वाले अगर मान लीजिए उन्होंने कत्ल किया होता तो वो पुलिस को सच तो बताते नहीं, झूठ ही बोलते, तो फिर पुलिस के सामने थोड़ी और मुश्किल होती। तो पुलिस ने ये तय किया कि जिन कर्मियों ने, खुदाई करने वाले चाहे मजदूर हों या फिर वहाँ पर चिनाई करने वाला राजमिस्त्री हो, अगर इन लोगों से बातचीत हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर काम क्या हुआ था। पुलिस ने वाकई दिमाग लगाया और उस राजमिस्त्री तक पुलिस पहुँचने में कामयाब हो गई जिस राजमिस्त्री ने उस जगह सीढ़ियाँ बनाई थी और पूरे एरिया की अच्छी तरह से जो है सीमेंटिंग की थी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में चिनाई कहते हैं या हिंदी में चिनाई कहते हैं। तो राजमिस्त्री से जब हमने, मतलब पुलिस वालों ने जब पूछा तो राजमिस्त्री ने जो बात कही उसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। राजमिस्त्री ने कहा कि साहब, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था और गड्ढे की खुदाई के लिए मजदूर भी मैं लेकर गया था क्योंकि मुझसे बात हुई थी, वहाँ पर सीवर टैंक एक लगाने का प्लान था, तो मजदूर भी मैं लेकर गया था, गड्ढे की खुदाई भी मैंने करवाई थी और अगले दिन मुझे जाकर वहाँ सीवर टैंक इंस्टॉल करना था। उसकी मैंने पूरी पैमाइश, तैयारी सब कुछ कर ली थी। लेकिन अगले दिन जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि गड्ढा आधे से ज़्यादा भरा हुआ है मिट्टी से और उसके ऊपर ईंटें वगैरह रख कर अच्छी तरह से उसको सील पैक कर दिया गया है। थोड़ा बहुत सीमेंट भी डला हुआ था। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आपने तो सीवर टैंक के लिए गड्ढा खुदवाया था, मुझे आपने ठेका दिया सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो आकर मैं देख रहा हूँ कि आपने ये ईंटें वगैरह भर दी हैं, ये क्या मामला है। तो जो अरुण है दामाद, यानी तन्नू का पति, उसके पिता भूप सिंह नाम है उसका। भूप सिंह ने कहा कि देखो ऐसा है, यहाँ पर सीवर का प्लान हमने कैंसिल कर दिया है, अब सीवर टैंक हम दूसरी जगह बनाएंगे, हमें कुछ आइडिया आया है तो हमने इस जगह को भर दिया है। तुम बस इतना करो कि इस जगह प्रॉपर सीमेंटिंग कर दो और इसके ऊपर हमारे घर के दरवाजे तक के लिए कुछ सीढ़ियाँ बना दो जिससे एक्सेस हमारे घर का ईजी हो जाए। थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी चढ़ने उतरने में। तो राजमिस्त्री को बड़ी हैरानी हुई और उसे लगा कि भाई इतना प्लानिंग करके इतना गड्ढा खुदवाया, पूरी तैयारी की, मजदूर लेकर आया, मरम्मत और सीमेंटिंग के लिए सारी चीज़ें लेकर आया, अचानक रातों रात इस गड्ढे को भरकर इस तरह से सीमेंट की चिनाई। लेकिन उसे क्या, मतलब वो इस पर इससे ज़्यादा तो हैरानी ही हो सकता था। मतलब वो कोई जासूस या पुलिस वाला तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेट करता। तो उसने उस पूरे जगह की अच्छे तरह से चिनाई कर दी, सीमेंट से ही उसने सीढ़ियाँ बना दी घर के लिए, अप्रोच के लिए, और फिर वहाँ से अपने हिस्से के पैसे लेकर वो चला गया। अब पुलिस वालों ने जब इस राजमिस्त्री से बातचीत की तो राजमिस्त्री ने ये कहानी सुनाई। पुलिस ने पूछा तुम्हें कोई हैरानी? बोला हाँ साहब, हैरानी तो बहुत हुई क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई काम करने के लिए इतना दूर आगे बढ़ जाए, गड्ढे हो जाए, मजदूर बुला ले, खुदाई हो जाए, सीमेंट वगैरह की खरीद हो जाए और लास्ट मौके पर वो फिर से उस गड्ढे में ईंट भर दे और खुद ही भर दे। ऐसा नहीं कि किसी से भरवाए या हमसे बुलवाए, मजदूर लेकर आए, रातों रात इन्होंने भर दिया। हमें इस बात की भी बड़ी हैरानी हुई। राजमिस्त्री ने ये बात पुलिस को कही। अब पुलिस को पूरी तरह यकीन हो चुका था क्योंकि पुलिस को तो शक हो ही रहा था, तन्नू के जो घर वाले थे उनको भी शक हो रहा था, राजमिस्त्री से बात की तो राजमिस्त्री को भी शक हो रहा था, घटना थी ही ऐसी। अब पुलिस वहाँ जेसीबी लेकर पहुँची और ससुराल वालों के सामने जो है उनके घर की खुदाई शुरू हुई। जब घर की खुदाई शुरू हुई तो तकरीबन 7-8 फीट का गड्ढा खोदते ही अंदर से कंकाल और हड्डियां बाहर आने लगी। इसके बाद अब घर वालों के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि अंदर से कंकाल बरामद हो रहा था। पुलिस वालों ने घर वालों को हिरासत में लिया, उनसे सख्ती की और पूछा ये क्या है। तो अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं थी। उन्होंने मान लिया कि हाँ ये उनकी बहू तन्नू की ही लाश है क्योंकि तन्नू अक्सर जो है लड़ाई झगड़े किया करती थी और उसकी हमारे बेटे से निभती नहीं थी, तो हमने तन्नू की हत्या कर दी। गला घोंटकर 23 अप्रैल को ही तन्नू की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उसे उसी गड्ढे में दफना दिया गया था। हत्या की प्लानिंग शायद पहले से थी।
अगर ऐसा नहीं होता तो फिर राजमिस्त्री और मज़दूरों को बुलाकर उस जगह पर सीवर टैंक बनाने के नाम पर ये गड्ढा नहीं करवाते। तो पहले से प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी और करने के बाद उन्होंने साजिशन लाश ठिकाने लगाने के लिए अपने घर के सामने ही दरवाजे के पास दहलीज पर ही गड्ढा खुदवाया और उसमें तनु की लाश खुद ही अपने हाथों से डालकर मिट्टी और सीमेंट से जितना कर सकते थे कर दिया, बाकी का फिनिशिंग टच उन्होंने राजमिस्त्री से दिलवाया। अब जब ये खुदाई वगैरह हो गई और कंकाल मिल गया तो पुलिस ने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का आखिरकार पुलिस ने तकरीबन 2 महीने की तफ्तीश के बाद खुलासा किया। लड़की के घर वाले पुलिस की जांच से संतुष्ट ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें इस बात की नाराज़गी है कि पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश में इतना वक्त लगा दिया। उनका ये कहना था कि अगर पुलिस पहले फुर्ती दिखाती, जांच करती तो शायद इस केस का खुलासा और पहले हो जाता। हालांकि बहन के बचने की गुंजाइश तो थी नहीं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने हत्या की थी उसी दिन उन्होंने मायके वालों को फ़ोन करके जानकारी भी दी थी और तब मायके वालों ने भी नहीं सोचा था कि वाकई हत्या कर दिया होगा, मतलब कर दी गई होगी उनकी बेटी या बहन की। तो इसीलिए जो कत्ल था उसको तो टाल पाना या उससे बच पाना शायद नामुमकिन था, लेकिन ये केस और पहले सुलझ सकता था अगर फरीदाबाद की पुलिस थोड़ी और इनिशिएटिव लेकर पहले इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती, ऐसा घर वालों का कहना है। और इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में कहीं ना कहीं फिर से उसी एक फिल्म का जिक्र आया जिस फिल्म को देखकर शायद भारत में सबसे ज़्यादा अपराध की घटनाएं हुई और जिस फिल्म का प्लॉट ऐसा था कि कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए हर दूसरा कातिल मुझे लगता है कि उसी फिल्म के प्लॉट का इस्तेमाल करता है। उस फिल्म का नाम मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं, क्योंकि उस फिल्म के नाम का जिक्र कर करके मुझे लगता है कि हम सारे लोग, मतलब जिक्र करके हम और सुनकर आप ऊब गए होंगे। तो आज की ये पेशकश, ये कहानी यहीं तक। लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, कुछ सवाल जो आप लोगों के हैं, आइए उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा जो है वो मुंबई में हुआ था और उसका खुलासा एक ऑटो ड्राइवर की चौकसी की वजह से और उसके पैसेंजर को ढूंढने की मिडनाइट में, आधी रात को जो उसकी कोशिश थी उसकी वजह से इस केस का खुलासा हुआ था। क्या था वो मामला, ऑटो ड्राइवर का क्या रोल था, कैसे उस मामले का खुलासा हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में उसे आप सुन सकते हैं। और कुछ कमेंट्स आइए जो आप लोगों ने किए हैं, उनमें से कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। राजेंद्र पवार जो है, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि अदालत में खून या चोरी करने वालों को तो सज़ा मिलती है, लेकिन झूठी दलील या मुकदमा लड़ने वाले वकील को सज़ा क्यों नहीं होती? देखिए, वकील को एक इम्यूनिटी होती है कानूनी तौर पर। अगर इम्यूनिटी नहीं होगी तो वकील अपने मुवक्किल के हक में केस नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हर बार वकील होशो हवास में कोर्ट को गुमराह कर रहा होगा या गलत जानकारी दे रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुवक्किल होता है वो वकील को अपने बचाव के लिए झूठी कहानियां बताता है और वकील गुड फेथ में उसके लिए मुकदमा लड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केस बॉर्डर लाइन के होते हैं जिसका इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। तो वकील जो है अपनी तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, यानी अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, अदालत के सामने पेश करते हैं। अगर मुलजिम जिस तरह से गुनाह करके सबूत मिटाता है, अगर वकीलों को उस मुलजिम के हक में मुकदमा लड़ने और उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए दोषी ठहराया जाएगा तो मुझे लगता है कि वकीलों का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये लीगल सिस्टम के लिए भी एक बड़ा नया चैलेंज होगा। तो इसीलिए वकीलों पर आमतौर पर डेलिबरेटली अगर कोई मान लीजिए फोर्जरी कर रहा हो, कोर्ट को गुमराह करने के लिए कोई फर्जी सबूत क्रिएट कर रहा हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहा हो, कुछ फेक फोटोग्राफ्स लेकर आ रहा हो, कुछ एआई से जनरेट कर ले रहा हो, वकील अगर इस तरह का काम करता है तो फिर वो फंसता है। नहीं तो किसी मुवक्किल के हक में दलील देने, सबूत देने या फिर काउंटर क्वेश्चनिंग करने या किसी पर इल्ज़ाम लगाने, इन वजहों से वकील पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मोहम्मद मज़हर आलम ने कमेंट किया है, गुड स्टोरी टेलिंग, जॉय बांग्ला इन्होंने लिखा है। पापिया झा ने प्रणाम दादा लिखा है, थैंक यू वेरी मच। आनंदी क्रिएट्स, ये जो है हमारी दर्शक हैं और इन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। हौसला अफजाई भी की हैं और ये मुंबई से हैं जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने लास्ट टाइम कमेंट किया था, बहुत स्वागत आपका।
और इन्होंने राम राम सुप्रतिम जी लिखा है। सुनीता कौल ने भी कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मतलब हौसला अफजाई की है और कॉम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप भाम्बू जी का भी कमेंट है। ब्रिजेंद्र सिंह जी, ये दोनों हमारे रेगुलर लिसनर हैं। लिसनर तो खैर आप लोग भी रेगुलर हैं, लेकिन प्रदीप जी और ब्रिजेंद्र जी रेगुलर कमेंट करते हैं, भूलते नहीं बिल्कुल। जयश्री दवे का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा कि ऐसे वकील जो झूठे हैं, ऐसे वकीलों से कोसों दूर रहें, क्योंकि फिर मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। और उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट जज तो हैं और कुछ वकील। देखिए, ये सही है कि हमारे इस पूरे सिस्टम में अच्छे बुरे लोग हर पेशे में हैं, और मतलब मोरालिटी के ग्राउंड पर भी आपको अच्छे बुरे लोग हर पेशे में मिलेंगे। पत्रकारों में भी मिलेंगे, जुडिशियरी में भी मिलेंगे, पुलिस में भी, किसी भी महकमे में आप जाएं। रेखा भट्ट ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारी रेगुलर लिसनर हैं। हेमंत एस के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने ये कहा कि पहली बार कहानी सुनकर ऐसा लगा कि सिविलियन ड्यूटी निभाना भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन सत्यमेव जयते की बात पर विश्वास रखने वाले पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात कही है। ये हेमंत संपा गांवकर सरनेम से तो मुझे लग रहा है कि ये अपने मराठी मानुष हैं, लेकिन है बेंगलुरु से। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए, किसी की मदद करने या किसी को बचाने की कोशिश करने, उसमें अलग किस्म के रिस्क ज़रूर हैं, लेकिन आपको एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जब आप अंदर से ईमानदार होते हैं ना, और अंदर से आपका मोरल ग्राउंड हाई होता है, तो फिर आप इतनी आसानी से दबते नहीं हैं। तो ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने स्टोरी सुनाई थी, धर्मेंद्र के बारे में, वो अंदर से काफ़ी मजबूत था बंदा, क्योंकि उसे पता था कि वो जो कुछ कानून को या पुलिस को बता रहा है वो सच्ची बात है, उसका कोई लेना देना नहीं था। देखा जाए तो उसने अपनी आंखों के सामने अगर कत्ल होता हुआ देखा और चुप रह जाता तो फिर कैसे होता। अनीश कुमार ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। पीके चंद्रा जी हैं। मधुसूदन समथिंग आईडी है, तो मधुसूदन जी ने भी कमेंट किया है। जया अवस्थी जी हैं। तारिक मीर ने कमेंट किया है, ये यूएसए से देखते हैं। ठाकुर साहब के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने तो बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने माई हीरो करके लिखा है मेरे नाम के आगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका इस तरह की हौसला अफजाई का। संजय कुमार जी ने शर्ट की तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। द्रंजू गुआरा, कुछ इस तरह से नाम, या ओके, आई एम सॉरी, यही होती है दिक्कत। देखिए, दिक्कत क्या होती है कि जब नाम और सरनेम एक साथ क्लब्ड होते हैं ना, तो उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं कहाँ द्रंजू और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा था। इनका नाम है डॉक्टर अंजू गुरावा, डॉक्टर अंजू गुरावा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें मेरे लिए लिखी हैं और बहुत हौसला अफजाई की हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजू, बहुत धन्यवाद आपका। अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। समीर खान साहब हैं। उत्कर्ष हॉलीवुड के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है। सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा आप सबके सामने किसी नई स्टोरी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।